भी एक वेबिनार कंडक्ट किया है, जो कि इंट्रोडक्शन वेबिनार था, एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार था डीएलएसए के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अथॉरिटी है, इट इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को फ्री लीगल एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करती है। एंड मिस सीमा जोशी मैम ने बहुत अच्छा वेबिनार कंडक्ट किया था, लास्ट वेबिनार। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये वाला जो हमारा वेबिनार है, इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबिनार होने वाला है। और मिस सीमा जोशी जी आई थिंक बहुत अच्छा वेबिनार कंडक्ट करती हैं, एंड होपफुली वो आप सभी लोगों को पहले पीपीटी शो करेंगी। उस पीपीटी में सारी इंफॉर्मेशन होगी पेरेंट मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर, 2007 के ऊपर। एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा क्वेरी सेशन रख लेंगे, जिसको आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप सीमा जोशी मैम जी से पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। लेकिन मैं आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी क्वेरीज को थोड़ा प्रिसाइज रखें, थोड़ा शॉर्ट रखें, ताकि हमारा वेबिनार जो है वो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उसमें हम उसको ओवर कर सकें। ओवर टू मिस सीमा जोशी मैम, थैंक यू सो मच। मैम यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक यू आर ऑन wait, yeah, now I'm audible. Yes ma'am, yes ma'am. Yes, thank you for your kind words and giving me another opportunity. So I'll start my PPT. I'm just sharing my PPT. Wait. I have to check where the share option comes, because we are not so tech savvy people. Insert slide. And that will be there in the bottom, I think. Let me see where it is, because वो एक ना थोड़ा सा हम लोग उतने टेक सेवी नहीं है, तो हमें सब वेबिनार में जब हमको इस तरह की कोई वेबिनार कंडक्ट करनी पड़ती है, तभी हमको जो है ना वो खोल खोल के देखना पड़ता है। एक सेकेंड। शेयरिंग ऑप्शन यू आर सेइंग विल कम ऑन द PPT section only, I guess. Wait. Yeah, screen share option is here. So now I'm sharing my screen. Is my screen is viewable? Now you can view? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am, it is. Okay, thank you. So I'll start. Before I start, I just want to show you one slide. These are the word of Mr. Kofi Annan. What is said? Tree grows stronger over the year, river widens, likewise the age human beings again, immeasurably depth and breadth of the experience and wisdom. That is why older persons should not be only respected and revered, they should be utilized as a rich source of to society that they are. So basically, जब कोई चीज, जैसे इन्होंने कहा कि जब पेड़ बड़ा होता है तो वो और ज्यादा छायादार हो जाता है या मजबूत हो जाता है, नदी टाइम के साथ बड़ी हो जाती है। सिमिलरली ही मैं ये मानती हूँ कि एक जो सीनियर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, हम चाहें तो उनके एक्सपीरियंस को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें सही तरीके से, तो हम इस्तेमाल करते करते थक सकते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस खत्म नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ पिछले सालों में कि लोगों ने उनके को मतलब सीनियर सिटीजन को इस तरह से उनके साथ मिसबिहेव हुआ विद इन द फैमिली, आउट नॉट इन द सोसाइटी, विद इन द फैमिली, जिसको देखते हुए सरकार को ये एक एक्ट लाना पड़ा, जो कि सीनियर सिटीजन को एक राहत के कह सकते हो के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, और इससे काफी राहत उन्हें मिली भी है। लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि इस कानून की जानकारी सिर्फ या तो उन पेरेंट्स के पास है जो इस तरह के ट्रॉमा में हैं, या फिर उन लोगों के पास है जिन जो मतलब किसी वकील तक पहुंच गए और उस वकील ने उनको जितना बता दिया उनको उतना ही पता है।
तो सबसे पहला जो आप एनजीओज हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि वो इस कानून के बारे में हर बुजुर्ग आदमी को, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो, जरूर इंट्रोड्यूस करवाए कि ये क्या है, कैसे अवेल कर सकते हैं, कहाँ से अवेल कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है। और इस पर एक चीज, इस पहले कि मैं अपना पीपीटी शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहूंगी। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो बुजुर्ग लोगों के साथ उनके बच्चे खराब व्यवहार करते हैं, तो उन बुजुर्गों के पास ये राइट है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में उनकी खुद की प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी, या अगर वो किराए की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वो भी शामिल है। ये 2007 के एक्ट के बाद आया बस। लेकिन उसमें क्या है कि वो उस समय के लिए उनको निकाल सकते हैं, लेकिन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो की प्रॉपर्टी उनको खानदानी तौर पे मिलती है, उससे उसको उसका नाम नहीं हटा सकते। जब वो नहीं रहेंगे उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे उस बच्चे का या उस मतलब जो भी उनके जो लीगल हायर है उनका अधिकार हो जाएगा। जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको अगर वो मतलब अपने मरने से पहले अगर उन्होंने दान कर दिया है या उन्होंने किसी और को विल में लिख दी है, तो उनके लीगल हायर उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद वो बच्चे फिर से उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे जो मेजर प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स या एल्डरली लोगों के साथ आती है वो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक होती है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, और एक होता है सोशल इश्यूज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब एज बढ़ती है तो रिटायरमेंट हो गया, या एज के साथ बीमारी आ गई, तो आपने काम करना कम कर दिया, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो अपने बच्चों पर या अपने लीगल हायर्स पर बढ़ जाती है। या फिर क्या होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, आजकल बहुत कॉमन बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके कारण आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपनी लिमिटेड इनकम पे उसको नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो एक अलग तरह का ट्रॉमा है। फिर एक और तरह का ट्रॉमा आता है जो कि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं या बच्चों के जो बच्चे हैं वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपका ध्यान नहीं करते हैं। तो ये सारी जो एक क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम्स है वो बुजुर्गों को देखनी पड़ती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये कहा गया है कि सारे सिटीजन मतलब सारे सिटीजन, जिसमें कि सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं और वीकर सेक्शन भी शामिल है, उन सब के लिए हमारे जो कानून है उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 जो बात करता है वो बात करता है वर्किंग, उनको पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है ओल्ड एज में खासकर, और उसके अलावा वीकर सेक्शन की बात करता है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली इज नॉट इन्फोर्सेबल। बेसिकली ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्लिगेशन है ऑन स्टेट। स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि वो इसको मतलब इसको फॉलो करे या करवाए। अब जो सीनियर सिटीजन्स के पास या जो पहले जो एक राइट था वो ये था कि वो पर्सनल लॉ में जो था वो था कि जो हिंदू थे में कि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन था एक मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स जो था उनका, वो अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 में ये प्रोविजन था कि जो हिंदू मेल और फीमेल हैं वो अपने माँ बाप को, यानी कि जो एक बेटा या बेटी है वो अपने माँ बाप को मेंटेन करने के लिए बाउंड है लीगली, विच इंक्लूड्स चिल्ड्रन, इवन स्टेप मदर। अगर आपकी स्टेप मदर है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं जो उनको मेंटेन कर सकें तो आपको उनको भी मेंटेन करना होता है। सिमिलरली मुस्लिम लॉ में भी ये प्रोविजन था। फिर इसके अलावा सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे हम कहते हैं, उसमें ये प्रोविजन था जिसमें कि फादर मदर जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते या जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है या बीमारी के कारण जो है वो अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो उनके लिए 125 के अंदर प्रोविजन था कि वो कोर्ट जाएं, 125 की पिटीशन फाइल करें, फिर वो जो है वो टाइम के साथ डिसाइड होती थी। लेकिन वो एक कम्बरसम प्रोसेस था। उसके लिए क्या होता था, आपको कोर्ट जाना पड़ता था, कोर्ट जाएंगे फिर आपको एक लॉयर एंगेज करना पड़ेगा, फिर मैजिस्ट्रेट उसकी हियरिंग करेंगे, तो वो एक लंबा सा और एक कम्बरसम प्रोसेस था। उस प्रोसेस से बचने के लिए ये हुआ कि
हम कुछ ऐसा करें कि जो सीनियर सिटीजन के लिए कम्बरसम भी नहीं हो, लेकिन उनके लिए उनकी उनकी मददगार भी साबित हो। तो उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी लेकर आए। वो गाइडलाइंस थी, आई जस्ट रीड आउट ऑल द गाइडलाइंस. The Government of India approved the national policy for older person on January 13th, 1999, in under the state welfare measure and empowering the elderly in way of beneficial for them. The policy include the following major steps: setting up a pension fund for ensuring security for those who are not serving. ये सबसे पहला था कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जिनकी पेंशन नहीं है, प्राइवेट में या अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो उनके पास कोई पेंशन का स्कीम नहीं होता था। तो ये एक पेंशन फंड बनाया गया जिसमें आप जब यंग हो तो आप धीरे धीरे अपना पैसा जमा करते रहे, ताकि वो जब आप बुजुर्ग हो जाए तो वो आपके काम आ सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एज होम, उन्होंने ये कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उनके लिए डे केयर सेंटर्स या कंस्ट्रक्शन जो है 3 या 4 जो है बनाए जाएंगे। एक आया फिर स्टैब्लिशमेंट of resource center for re-employment bureau for people above 60 years. ऐसे ब्यूरोस का को स्टैब्लिश किया गया है जिसमें कि 60 ईयर्स से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो फिजिकली ठीक है, जिनका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक है, उनको री एम्प्लॉयमेंट मिल सके। वो उनके एलिजिबिलिटी पर और उनकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर ये एक स्टेप आया। उसके बाद एक आया कि उनको जो है कंसेशन मिले रेलवे फेयर में, ट्रेन एयर फेयर में, तो वो 30%, 50%। इसके अलावा उनके लिए एक आया कि उनको जो हॉस्पिटल्स में जो बेसिक मेडिकल हेल्प असिस्टेंस है वो उनको प्रोवाइड हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को डिफरेंट टैक्स रिबेट्स और वो सब अलग अलग स्लैब्स उनको देती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी प्रॉब्लम ये थी कि सीनियर सिटीजन्स के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, वो परेशान थे। तो उसको देखते हुए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में। इस एक्ट में 7 चैप्टर्स हैं। जो 7 चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी सेक्शन है। दूसरा सेक्शन जो बात करता है वो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स की बात करता है। तीसरा चैप्टर बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। थर्ड टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर मेडिकल केयर्स ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फिफ्थ टॉक अबाउट प्रोटेक्शन एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सिक्स टॉक्स अबाउट ऑफेंस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल। एंड जो 7th है वो मिसलिनियस की बात करता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। इस एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, इस एक्ट का जो मीनिंग है वो क्या है। This act make it a legal obligation for children and higher to provide maintenance by the senior citizen and parents by monthly allowance. ये जो एक्ट है ये उन बच्चों पर या आपके लीगल हायर्स के ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो आपको मेंटेन करे एक मिनिमम मंथली अलाउंस देकर, जो भी होता है नॉर्मली सरकार जो उसका मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 रुपीज है। मैं आगे बताती हूँ उसको। एंड दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव मैकेनिज्म। जैसे कि 125 में क्या था, आपको कोर्ट जाना है, आप एक पिटीशन फाइल करेंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, वो एडमिट होगी, नोटिस होगा, मतलब वो एक लंबा प्रोसीजर था। उसमें कई बार मेंटेनेंस आते आते 2 साल 3 साल का समय भी लग जाता था। बट ये स्पीडी है। आपको इसके लिए किसी टेक्निकली लॉयर की भी जरूरत नहीं है। आप किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या किसी एनजीओ के माध्यम से भी, इसमें जिसको आप ऑथराइज करें, के माध्यम से भी आप अपने जो लोकल एसडीएम ऑफिस होते हैं वहां अप्रोच कर सकते हैं। इसका जो सेक्शन, प्रिलिमिनरी सेक्शन जो हमने बात की, चैप्टर की बात की थी, सेक्शन 1 और 1 से 3 की बात करता है। इसमें डेफिनेशन दी गई है। चिल्ड्रन इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर्स, बट नॉट इंक्लूड अ माइनर। इसमें माइनर शामिल नहीं है, आपका बेटा, बेटी, पोता, पोती सब शामिल है, लेकिन जो माइनर है वो इसमें नहीं शामिल है। मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको किसी तरह की मेडिकल अटेंडेंस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो आपका बेसिक खाना, कपड़ा, रहना, शेल्टर, वो सब चीजें। पेरेंट्स मीन्स फादर और मदर, वेदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर। इसमें आपके बायोलॉजिकल मदर फादर हो सकते हैं, एडॉप्टिव फादर या मदर हो सकते हैं, स्टेप फादर या मदर भी हो सकते हैं, बशर्ते कि वो सीनियर सिटीजन हो और अपने आप को मेंटेन ना कर सकते हो।
रिलेटिव्स की जो डेफिनेशन आती है उसमें आते हैं वो सारे लीगल हायर जो आपकी प्रॉपर्टी के लीगली ऑनर हो सकते थे अगर आपके बच्चे नहीं होते या आपके पास प्रॉपर्टी होती तो. सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन and attain the age of 60 or above. Welfare means a provision for food, healthcare, recreation centers, amenities जो बेसिकली एक सीनियर सिटीजन को हमें चाहिए होती हैं. इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें कि सेक्शन 4 टू सेक्शन 18 आते हैं, which talks about maintenance of parents and senior citizen. A senior citizen includes the parents who is unable to maintain from his own earning, जो अपने आप को अपने खुद के पैसों से या अपनी खुद की पेंशन से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, या उनके पास जो छोटी सी प्रॉपर्टी है उसमें जो किराया आता है उससे भी वो खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, तो वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं सेक्शन 5 में अगेंस्ट वन और मोर, अपने एक या एक से ज्यादा बच्चों के मतलब के विरुद्ध जो कि माइनर नहीं है, या अपने रिलेटिव जो कि माइनर नहीं है, मेंटेनेंस मांगने के लिए, मेंटेनेंस सीक करने के लिए. इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन चिल्ड्रन, और सच रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे बच्चों पर वो मतलब ऑब्लिगेटरी है कि वो अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को मेंटेन करें, सो दैट दे मे लीड नॉर्मल लाइफ. मतलब उनको कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली जिंदगी ना जीनी पड़े, अपना रोजी रोटी के लिए वो किसी के आगे, रोटी के लिए या अपनी दवाओं के लिए या अपनी बेसिक नीड्स के लिए उन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े या हाथ ना फैलाने पड़े. एंड हु ऑल कैन अप्लाई दिस, इसको मेंटेनेंस को अंडर सेक्शन में 4 में एनी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स कैन अप्लाई, बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो उसको कि उन्होंने ऑथराइज किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ट्राइब्यूनल जो है वो भी सो मोटो ले सकता है. अगर उनके पास इस तरह की कोई कंप्लेंट डायरेक्ट जाती है तो दे कैन ऑल्सो टेक द सो मोटो. सेक्शन 9 जो है वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस देता है. इफ अ चाइल्ड और अ रिलेटिव, as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen, being unable to maintain himself, then the tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relative to make a monthly allowance of such monthly rate for the maintenance of such senior citizen as the tribunal may deem fit, and to pay the same for such senior citizen as the tribunal may from time to time direct. तो सेक्शन 9 ये बात करता है कि वो एक किस तरह का मेंटेनेंस फिक्स करेगा सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि ऑब्लिगेटरी होगा उनके बच्चे या उन रिलेटिव्स या उन लीगल हायर्स के लिए उनको देना, जो कि मेंटेनेंस मांग रहे हैं और जिससे मांगी जा रही है. The maximum maintenance allowance which may be ordered by such tribunal shall be such as may be prescribed by the state government, which shall not exceed 10,000 per month. ये 10,000 per month यानी कि अगर हम एक साल का लगाते हैं तो 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता. The most important change in this that this statute brought, that is provided for a separate tribunal. इस statute से हुआ क्या कि इससे पहले आपको 125 में रेगुलर कोर्ट्स में जाना पड़ता था, लेकिन इस statute में 2007 में जो ये एक्ट आया, इस एक्ट के कारण हुआ ये कि अब आपके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ट्राइब्यूनल है. ट्राइब्यूनल जो है वो आपका एसडीएम ऑफिस जो होता है, डीएम ऑफिस जिसे हम कहते हैं, वो वहां है. Before this act, the aggrieved could file a claim of maintenance under section 125 of the CRPC 1973, under the section of 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, and under the Muslim Personal Law. This would mean that the elderly person have to approach the court for relief, incur heavy expenses, and indulge into the cumbersome litigation process and suffer during the pendency of the said suit. But the same process was simplified under the Maintenance and the Welfare of the Parents and Senior Citizen Act 2007. This legislation aim is to codify the moral obligation of the children to the parents. Basically, इस legislation को लाने का, इसको कोडिफाई करने का जो एक पर्पस वो ये था कि बच्चों पर या जो लीगल हायर्स है उन पर एक तरह का ऑब्लिगेशन ये डाला जाए कि आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, आप मॉरली उनको मेंटेन करने के लिए बाउंड हो, तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी. इसको मैं इस तरह से थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि कैसे ये प्रोसेस होता है, नोटिस, इंटरिम मेंटेनेंस एंड फ्लेक्सिबल ज्यूरिडिक्शन.
हम सबसे पहले बात करेंगे नोटिस रेफरेंस एंड इंक्वायरी की. सो ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अ नोटिस is to be served on the children or the relative, and the opportunity of being heard is also given to them. जब उनको एक नोटिस, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद एक नोटिस इशू होता है जो कि आपके बच्चों या लीगल हायर्स के पास जाता है, और उनको भी बुलाया जाता है उनकी बात सुनने के लिए, उनको सुनने का मौका दिया के लिए. जब वो उनकी बात सुन ली जाती है, आफ्टर द इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी होती है ऑफिस को, वो ऑफ करने के बाद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की, आप मान लो आप कह दीजिए मेरा बच्चा तो 1 लाख कमाता है, इंक्वायरी के बाद पता चले कि आपका बच्चा तो सिर्फ 20-25 हजार रुपए ही कमाता है, तो वो सब चीजों का जो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद ट्राइब्यूनल देखता है कि अगर पॉसिबल है कोई रिकंसिलेशन हो सकता है, या मतलब फैमिली में अगर बैठ के बात करी जा सकती है, तो वो ही में ट्राइब्यूनल में आपको जो है एप्लीकेशन सेक्शन 5 है, रेफर द सेम टू द कंसिलेशन ऑफिसर. वो कंसिलेशन ऑफिसर के पास चली जाती है, वो आप दोनों को साथ बैठ के बात करता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सो बेटर यू स्टे टुगेदर, इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का कुछ नहीं रहता. फिर उसके बाद की स्टेज आती है इंटरिम मेंटेनेंस. मान लीजिए आपका यहाँ प्रोसेस नहीं हुआ, तो आपका प्रोसेस आगे चलने वाला है. During the pendency of the proceeding regarding the monthly allowance, the court has been empowered to grant interim maintenance. मान लीजिए वो 90 डेज का एक पूरा प्रोसेस है, या 60 डेज का जो प्रोसेस है, वो आपका जब तक पूरा नहीं होता, लेकिन आपको एक मेंटेनेंस देनी है, तो वो आपको एक इंटरिम मेंटेनेंस आपकी एक बांध सकता है. In case of a non-compliance of an order, the tribunal may issue a warrant of levying the amount due in the manner provided, levying the fines, and may sentence such person to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until the payment. अगर मान लीजिए उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि आपके बच्चे को आपको 5,000-7,000 देना है, और अगर वो नहीं देते हैं, और तो उसके ऊपर उनको जो है फाइन लग सकता है, उनको जेल भी हो सकती है, और जेल 1 महीने की, या तब तक कि जब तक कि वो आपका जो भी बकाया रकम उस दिन तक है उसको पे नहीं करते हैं. फ्लेक्सिबल जुरिडिक्शन, लीगल प्रैक्टिशनर की यहाँ जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, किसी लॉयर की जरूरत नहीं है. जो डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल और मेंटेनेंस ऑफिसर होते हैं कैन रिप्रेजेंट सीनियर सिटीजन. एप्लीकेशन मेंटेनेंस फॉर मेंटेनेंस नीड्स टू बी डिस्पोज विद इन 90 डेज. मतलब आप एप्लीकेशन आज फाइल करेंगे, 90वें दिन तक वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए. उसका जो साइकिल है वो 90 डेज का है. एनी एग्रीव सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट्स में विद इन 60 डेज. मान लीजिए आपको एक ऑर्डर मिला नीचे से, जिससे कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीविंग दैट ऑर्डर आप अपीलेंट ट्राइब्यूनल में जाकर अपील कर सकते हैं, और अपीलेंट ट्राइब्यूनल को उसको विद इन 30 डेज डिस्पोज ऑफ करना होता है. ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 7 of the act specifies that every state government shall constitute for each subdivision 1 or more tribunals as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order for the maintenance under section 5. सेक्शन 5 में जो मेंटेनेंस देने के लिए आपको, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है कि हर डिवीजन के अंदर एक ना एक ट्राइब्यूनल का होना जरूरी है. एज पर द दिल्ली मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट रूल 2010, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज नोटिफाइड एंड सेट अप 11 मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल. दिल्ली में 11 मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल है. हर जोन के अंदर एक मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल है, और जिसको की ये पावर है कि वो आपके जो आप अपील में जब जाते हैं उस अपील को देखते. और ये वो सारे एड्रेसेस हैं, नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में नई दिल्ली, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शादरा एंड साउथ ईस्ट. एंड मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेड्स बाय ADMS as the presiding officer, chairperson along with the 2 non-official member, जिसमें से कि एक का महिला होती है. एंड जो आपका अपीलेंट ट्राइब्यूनल है उसमें आपके ईच डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द DC रेवेन्यू जो होते हैं वो उसको हेड करते हैं एज ए चेयरपर्सन. उसमें 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, उनमें से एक महिला होती है. अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 and 4, सेक्शन 19 and 20, which talks about old age homes and medical care. As per section 19, the state government shall establish and maintain 1 old age home in each district to care minimum 150 indigent senior citizen.
एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक ओल्ड एज होम होगा, जिसमें कि 150 वो लोग जिनको की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, या जो गरीब हैं, गरीब से मतलब जिनके बच्चे भी नहीं है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी नहीं है उनको देखभाल करने के लिए, तो वो किससे मेंटेनेंस मांगेंगे? तो उस सूरत के अंदर वो इंडिजेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके लिए वो 150 तक, एक डिस्ट्रिक्ट में 150 तक इंडिजेंट के लिए ओल्ड एज होम की बात की गई है। इट में प्रिस्क्राइब अ स्कीम फॉर अ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड द वेरियस, उसमें अलग तरह से मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड वो सब सारी चीजों का एक प्रोविजन है। देन इसके अलावा आता है द गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल शैल प्रोवाइड बेड टू ऑल द सीनियर सिटीजन, सेपरेट क्यू फॉर द सीनियर सिटीजन। उनको अगर किसी तरह की बीमारी या एलिमेंट है उसके लिए उनको प्रायोरिटी देना, उनको रिसर्च एक्टिविटीज अगर इस तरह से उनकी बीमारी से लेके कुछ एजिंग इश्यूज हैं तो उस पर उनको मेडिसिन या उनको मेडिकल हेल्थ या हॉस्पिटल में जो सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना। Old age home maintained by Delhi government. The Deputy of Social Welfare, Delhi is running 2 old age home. One in Bidnapur and the other is Lampur. And the following services are provided at the old age home, which are under free boarding, lodging, and state-run old age home, medical care and counseling, and reconstruction facility. And basically उनको आपके लिए एक तरह से वो आपको लॉजिंग है, आपको बोर्डिंग है, आपको अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है, होता है कि आप अंदर से डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो काउंसलिंग की जरूरत है आपके लिए, रिक्रिएशनल वहाँ पे छोटा मोटा जैसे बुजुर्गों के लिए गपशप, छोटे पार्क, खेलना, इस तरह से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स वगैरह हैं। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 60 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, who have no support to maintain them, जिनके पास जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, और who are not suffering from any communicable or infectious disease, मतलब ऐसी कोई बीमारी ना हो जो स्प्रेड करती हो, वो इसके लिए जो है हु आर नॉट सफरिंग, मतलब जो लोग इस तरह की बीमारी से नहीं है वो लोग उसके लिए इंटाइटल्ड है। एंड हु आर रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में, और जहाँ दूसरी स्टेट है तो वहाँ दूसरी स्टेट, जिस भी स्टेट के लिए में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के रेजिडेंट होना जरूरी है। हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो बात करता है सेक्शन 21 से सेक्शन 23 यानी कि 21 to 23, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन, जो कि बुजुर्गों की प्रॉपर्टी और उनकी जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। Section 21 says the state government shall give wide publicity through public media, including the TV, radio, and newspaper. Suggestion and awareness training shall be provided to the police officer and members of the judicial service. Section 21 बात करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो भी गवर्नमेंट है वो रेडियो, टीवी, जो भी प्रचार के माध्यम है उन माध्यमों से इन सबको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करेगी। पुलिस वालों को या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो भी जिनको भी इस प्रोसेस के में सीनियर सिटीजन को जिनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि बुजुर्गों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, इस सब की ट्रेनिंग, इस सब के बारे में उनको बताया जाएगा। सेक्शन 20 जो 2 है वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। जो इसका सेक्शन 22 है वो बात करता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाएंगी जो कि सीनियर सिटीजन की लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हो। सेक्शन 23 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इफ एनी सीनियर सिटीजन हैज ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी and is deprived of the basic amenities and the basic physical needs, and such transfer shall be and by a fraud and coercion as such, and transfer can be declared void. अगर सेक्शन 23 में आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को, कई बार बच्चे माँ बाप को बेलाफुस लाकर प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेते हैं, या थोड़ा इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके, या थोड़ा सा इमोशनली, क्योंकि पेरेंट्स इमोशनल होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो उसके बेसिस पे जब वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेते हैं और ऐसा कुछ कर लेते हैं, और इस तरह की सूरत में वो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड। गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द इलीगल ट्रांसफर। इसमें कोई एनजीओ भी अगर आप
मान लीजिए आप नहीं कर सकते, आप किसी एनजीओ के माध्यम से अपनी बात सरकार तक और अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ये प्रोसेस जो है वापस से वॉइड हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। फिर सेक्शन हम चैप्टर 6 और 7 की बात करते हैं, जिसमें कि सेक्शन 26 और 30 से लेके 32 तक है। ऑफेंस इन प्रोसीजर ऑफ अ ट्रायल एंड अ मिसलेनियस। सेक्शन 24, if anybody who is responsible for the care of the senior citizen leave him or her in any place with the intention of wholly abandoning such person shall be punished with the imprisonment 3 months or a fine up to 5। कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े माँ बाप जिनकी थोड़ी याददाश्त का इशू हो गया है या थोड़े भूलने से लगे हैं, वो क्या करते हैं, उनको कहीं ले जाते हैं, किसी बाजार में, मेले में जाके उनको छोड़ आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है और पता चल जाता है, तो ऐसे बच्चे को 5,000 रुपए तक का फाइन और 3 महीने तक का कारावास या जेल हो सकती है। Every offense under this act has been made cognizable and bailable। जो भी एक्ट है इस एक्ट में जो भी मतलब ऑफेंस हैं वो सब बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं। एंड ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शेल बी ट्राइड समरी बाय अ मैजिस्ट्रेट। सारे जो हैं वो एसडीएम ऑफिस में समरी से मतलब होता है, समरी बेसिकली जो जल्दी शॉर्ट स्पैन में खत्म किए जाते हैं, वो वाले। Thank you. Before this, I conclude. I just want to share one more PPT. Wait, wait. I'm sharing one more PPT that is related with the police system. Wait. This is, you can view this. Hello, Prerna? Yes, ma'am. It's Okay. you. This is basically a role of police. इस एक्ट में पुलिस का क्या रोल है, I'm just quickly इसमें 2 मिनट बात करूंगी। इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं बताने के लिए। चैप्टर 6 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन, एज पर द मॉड्यूल रूल अंडर द एक्ट प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन, the DSP, police commissioner, shall take all necessary steps subject to the guidelines by the state government. Each police station shall maintain an up-to-date list of a senior citizen living in its jurisdiction, especially those are living by themselves, यानी कि जो लोग अकेले रहते हैं, स्पेशली उनका डेटा जरूर मेंटेन करना है। Representative of the police station, together as far as possible with the social worker or volunteer, shall visit such senior citizen at regular interval of at least once a month, or shall in addition visit them as quickly as possible on receipt of a request of assistance from them. Complaint problem of senior citizens shall be promptly attended by the police, local police, and one or more volunteer committee shall be formed each police station, which shall ensure regular contact between the senior citizens, especially those living by, like जैसे जो लोग अलग रहते हैं या अकेले रहते हैं, the district superintendent of a police, or as the case may be, the police commissioner shall cause of the publicized widely in the media and through a police station at regular interval step being taken for the protection of a life and the property of the senior citizen. Each police station shall maintain a separate register containing all important particulars relating to the offence committed against senior citizen in such form as the state government may be order specified। जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया गया है, उस फॉर्मेट के अंदर हर पुलिस स्टेशन को एक रजिस्टर रखना है, जिसमें सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट हुए हुए ऑफेंस की डिटेल मेंशन होनी चाहिए ऑन अ प्रिस्क्राइब मैनर, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया। पुलिस स्टेशन स्टैंड मंथली, ये इनका रोटेशनल चीज है, इसका नहीं है। List do and don't to be followed by the senior citizen in the interest for their safety be widely publicized। सीनियर सिटीजन को क्या बातों का ध्यान रखना है, उसकी जो लिस्ट है, पैम्पलेट्स हैं, उसको पब्लिसाइज करना, उनको उनके साथ शेयर करना,
डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह पे नजर रखना, ताकि और या उनके साथ कांटेक्ट में रहना, ताकि पता चले कि किसी अड़ोस पड़ोस के घर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। नेबरहुड सिस्टम जो है उसको और अच्छा करना। जैसे होता है कि धोबी से बात करके पता चला कि भाई पड़ोस में जो माता जी रहती हैं उनके बच्चे, उनका ध्यान रखते हैं। बेसिकली ये सब चीजें जो है, ये सब पुलिस की ड्यूटीज हैं जो पुलिस को करनी चाहिए। एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शेल कॉज अ रिपोर्ट और सबमिटेड अंडर द क्लॉज, ये सब सरकारी काम है बेसिकली। तो मैं इसको सिर्फ क्विकली सिर्फ इसीलिए बताना चाह रही थी कि जो एनजीओज हैं उनको चाहिए कि वो पुलिस के साथ भी ये करे। एक है ये पुलिस स्टेशन वाइज आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सीनियर सिटीजन एज 60 years एंड अबव, एंड जो लोग अलग अकेले रह रहे हैं या हस्बैंड वाइफ दो लोग साथ रह रहे हैं, उन ऐसे लोगों का डेटा बनाना, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करना, ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करना, आईडी कार्ड सिस्टम करना, या कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करना कि जिससे पैनिक स्टेज पे वो इमीडिएटली कॉल कर सकें। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एनजीओ आरडब्ल्यूज है उनको काम करना, मल्टीटास्किंग ऑफ पीसीआर वैन्स जो है उनको अरेंज करना, वेरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक हेल्प एंड टेनेंट्स में उनकी मदद करना। तो ये सारे जो काम है उस सब चीजों को आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से या जो केबल टीवी जो भी माध्यम है, फेसबुक, सोशल मीडिया, जो भी माध्यम है उसके माध्यम से उसको पब्लिसाइज करना, ताकि एवरी सीनियर सिटीजन शुड नो व्हाट इज माय राइट्स, व्हाट इज माय ड्यूटीज, व्हाट इज माय कहते हैं ना मेरे मतलब क्या अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्ग हो गए तो हमारे अधिकार खत्म हो गए। फ्री मेडिकल चेकअप्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें जो है पुलिस के इनिशिएटिव्स हैं। स्पेशली आजकल तो एक नया इनिशिएटिव भी चालू हुआ है कि आपको पता चलता है कि आपके इलाके में किसी बुजुर्ग का बर्थडे है तो उसको ग्रीटिंग्स भेजना, उसको इनवाइट करना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पुलिस भी इन्वॉल्व है, और वो लोकल आरडब्ल्यूएस और सीनियर सिटीजन्स के साथ मिलकर वो ये सब एक्टिविटीज करते हैं। और आप एनजीओज हैं तो आपका ये मोर ड्यूटी है, क्योंकि इस एक्ट में आप लोगों का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एज ए लॉयर बहुत मदद नहीं कर सकते क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर। वी कैन हेल्प यू टू टेल ओके ये तरीका है, आप ऐसे काम कर सकते हैं। थैंक यू प्रेरणा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such an informative session. And पहले सेशन की तरह ही ये सेशन भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा। I try to like होता है ना कि कोशिश करते हैं कि वो 1 घंटे के अंदर हाँ मैक्सिमम जी, चीजें हम बता सके। फिर अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आप उनके क्वेश्चन मंगवा लीजिए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन सेंड मी, आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन सेंड देम बैक। मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगी इस पीपीटी से रिलेटेड, कि मान लीजिए अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि उनका कोई केयर टेकिंग करने के लिए नहीं है उनके फैमिली में, वो बिल्कुल सोली अलोन रहते हैं, और क्योंकि पेंशन का अमाउंट भी काफी मिनिमल सा अमाउंट होता है जिसमें उनकी सारी केयर टेकिंग नहीं हो पाती, और वो मान लीजिए ओल्ड एज होम भी नहीं जाना चाहते फॉर सम रीजंस, तो ऐसे लोगों की केयर टेकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए सबसे पहला तो क्या होता है कि अगर उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, सपोज एक आदमी है उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उनके खुद के बच्चे नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके भाई के बच्चे तो हो सकते हैं जी, ठीक है ना, जो उनके लीगल हायर होंगे, कि कल को अगर उनकी उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी उस प्रॉपर्टी को कौन क्लेम करेगा। तो जो उस प्रॉपर्टी का जो लीगल हायर है वो उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन देम, ओके टू ओके, मेंटेन देम। लाइक वो आपके साले का बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कोई रिलेटिव नहीं है, सपोज उनके कोई भाई नहीं है, उनकी कोई बहन भी नहीं है, दूर नजदीक के कोई कजन्स भी नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ की सिस्टर है, वाइफ के सिस्टर को, फिर वाइफ के सिस्टर के बच्चे को वो सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि अब वही लीगल हायर होगी ना दूसरी तरफ से। हाँ तो जी, हाँ जी, फिर मतलब जो भी कल को आपकी प्रॉपर्टी का दावेदार है वो उसकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो आपको मेंटेन करे, इवन अ स्टेप सन। ओके ओके, स्टेप सन, अगर आपका एडॉप्टिव सन है वो भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरे तो ये मैंने इनको तो गोद लिया था, अब ये मुझे मेंटेन नहीं कर रहा, या इस माँ बाप ने तो मुझे गोद लिया था, ये मेरे कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। तो जो भी आपका लीगल हायर है उनको, उसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि वो प्रोवाइड करते हैं लाइक ओल्ड एज होम और ये सब चीजें, अगर वो भी नहीं जाना चाहते हैं तो फिर एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। ओके।
इसके साथ ही मैं सभी सीनियर सिटीजन से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो जल्दी जल्दी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। I think Ashwini ji has said something. I think he or she wants to express something. Yes. And Tilak ji said that every Saturday 11 to 4. हेलो हेलो, हाँ मैं अश्विनी कपूर बोल रहा हूँ। जी अश्विनी जी। मेरी 66 साल की उम्र है, मैं बैंक से रिटायर हूँ, पीएनबी से जी। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ जी। एक पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ? बताइए सर, अगर मैं कुछ मदद कर पाई तो जरूर। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, 100 गज का फ्लैट है। फर्स्ट फ्लोर पे एक लेडी है, वो द्वारका कोर्ट्स में काम करती है। ओके। तो उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा है, पुलिस को बहुत 5 कंप्लेंटें मैं कर चुका हूँ, और अभी उनके ब्रदर से भी थ्रेट कॉल आई थी, वो भी मैंने रिपोर्ट कर दी है। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप मतलब एक फ्लोर है, ये फ्लैट है कि फ्लोर है? फ्लोर है। फ्लोर है, तो वो अपनी अपनी फ्लोर के ऑनर है और आप अपने फ्लोर के ऑनर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा पैसे जाता है फर्स्ट फ्लोर से। नहीं वो तो ठीक है, वो तो कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज की एंट्री तो कोई रोक ही नहीं सकता किसी की, क्योंकि कोई सेकंड फ्लोर पे उड़ के तो जाएगा नहीं। उसने थ्रेट किया है मेरे को, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, और एक वो रिवॉल्वर का उसने बोला कि मैं रिवॉल्वर ले आई हूँ। मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी है पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस थाने से कोई इफेक्टिव स्टेप्स नहीं हो रहे। मैंने एलजी को, पीएमओ को, सीपी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि मेरे एक लाइफ का रिस्क है। नहीं, आप एक काम कीजिए सर, उसको देखिए ऐसे नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को रिस्क है, आपने किसको इन्फॉर्म किया है? आपने एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट दी है एसएचओ को? हाँ, 5 कंप्लेंट हो चुकी है, 5 बार। उसने गाड़ी डैमेज की है, अब्यूसिव लैंग्वेज की, मैंने रिकॉर्डिंग सारी दे दी है। उनके पास सारा एविडेंस विद एविडेंस दिए हैं, कोई कंप्लेंट विदाउट एविडेंस नहीं है। ओके, तो फिर वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी, वो जैसे वो लेडीज है, वो कोई ब्लेम कर देगी, आपको इन्वॉल्व कर देगी। तो मैंने कहा मुझे रेमेडी आप बताओ समझे नहीं ना, आप समझे नहीं। आपकी कंप्लेंट पहले है, आपकी कंप्लेंट में एविडेंस है, तो ब्लेम कैसे कर देंगी? यही मैंने बोला। मैंने कहा इसका तो मैं तो सिक्योरिटी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए सर, आपको देखिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे देख के बताना मेरे लिए भी मुश्किल है। जो आपकी लोकल आरडब्ल्यूज हैं, आप या तो एक बार उनसे बात कीजिए। आरडब्ल्यू नहीं है हमारे इसमें मोहल्ले में, अशोक नगर में ना, नहीं है बाई चांस। ओके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपका कोर्ट लगती है रोहिणी कोर्ट, 30,000 लगती है, तो आप 30,000 कोर्ट के लीगल एड सेंटर पे जाइए सर। वहां से आप अपने लिए एक लॉयर ले सकते हैं जो आपके लिए ये सारी प्रोसीडिंग करके देंगे। अच्छा 30,000 ये वाली प्रोसीडिंग कर सकते हैं सर, वो आपकी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसडीएम ऑफिस में होती है। नहीं, मेरी पेंशन आती है, मेंटेनेंस नहीं है मेरी। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ। तो आप ये वाला जो आपका इश्यू है, जो आपकी कंप्लेंट आपने की है, तो आप वो आपके बेसिस पे कोर्ट में जाके एक 156(3) डालेंगे, या एक स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए कि भाई मैंने फलानी 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 तारीख को कंप्लेंट, 2 कंप्लेंट, 5 कंप्लेंट करी है, इस पर अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आज की डेट में इसका स्टेटस क्या, दैट इज कॉल्ड स्टेटस टेकन रिपोर्ट। वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेंगे, जिस पर कि कंसर्न जो एमएम है, वो कंसर्न थाने को एक नोटिस भेजेंगे। कंसर्न आईओ जो है, जिसको भी है, वो स्टेटस रिपोर्ट भेजेगा कि ये 5 रिपोर्ट कंप्लेंट मुझे मिली थी, इस पर मैंने ये कार्रवाई करी, ये बनती है, ये नहीं बनती है, ये सच है, ये झूठ है, वो जो भी होगा वो डिटेल वो वहां पर आएगी सर। तो उसके लिए आप लीगल एड ऑफिस चले जाइए। अच्छा, ये 30,000 में? 30,000 में सर आपका लीगल एड ऑफिस? हाँ, लीगल एड, फ्री लीगल एड। अच्छा, एक एलजी के इंटरवेंशन से एक काम हुआ है कि पहली जो 3 कंप्लेंट थी ना, उसके ऊपर उन्होंने एनसीआर काटी है, 2 सेक्शन लगा दिए उसके ऊपर, 427 और 506। हाँ, तो अगर वो लगा दिए हैं तो सर ठीक है ना, फिर तो आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी ना। जब एक बार एफआईआर कट गई है, एनसीआर, हाँ एनसीआर, एफआईआर क्यों काटी? एनसीआर क्यों काटी? एनसीआर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, एनसीआर तो खाना पड़ती है। इसलिए कह रही हूँ सर, आप 30,000 कोर्ट चले जाइए, वहां लीगल एड ऑफिस में जाके आप उनको अपनी बात बताइए, देन दे विल लाइक वो आपको एक लॉयर असाइन कर देंगे। वो सीनियर सिटीजन का सेक्शन है लीगल एड? सर सीनियर सिटीजन का सेक्शन है, लीगल एड एक फ्री अथॉरिटी है, एक लीगल एड सर्विस अथॉरिटी है,
जो ठीक है कि सीनियर सिटीजन प्लस एवरीबडी सबको जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है। और ठीक उसमें है। ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेंशन कितनी है। अगर आप वो उसके दायरे से ज्यादा में आते होंगे तो देन यू विल नॉट बी इंटाइटल, अदरवाइज यू विल बी इंटाइटल। हाँ नहीं, मेरी दैट यू हैव 35 33 है पेंशन मेरी, नहीं 33,000। 33,000 पर मंथ है ना सर। वो देखना पड़ेगा कि पूरे साल में कितना है, वही वो लोग देख के बताएंगे। तो इट इज बेटर यू गो देयर एंड चेक विद देम। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस वाले किसी की सेंटीमेंट्स को, ह्यूमन बीइंग को नहीं देखते, ये इस तरह से इतने क्यों होते हैं? सर देखिए, बात पुलिस की सेंटिमेंट्स या पुलिस वाले भी हमारी तरह ही और आपकी तरह ही है सर। हाँ जी, ऐसा तो हाँ नहीं जी। है। अब अगर मैं इसको ऐसे लूं, मान लीजिए आप जब बैंक में थे, कोई आपके पास आता था, आप कहते वेट करो अभी मैं पहले दूसरा काम खत्म कर रहा हूँ, तो सर वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप ऐसे समझिए। हाँ उनके हाँ पास हाँ। इतने प्रेशर है, और अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो उनके प्रेशर हमसे बहुत हाँ, ज्यादा है। वो तो है। हाँ हाँ, जी, तो ठीक वी है, शुड अंडरस्टैंड दिस। और सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। दैट्स द ठीक रीजन है। कि जो हमारी लीगल एड सर्विस अथॉरिटी है हाँ वो जी, इनके लिए अलग से प्रोग्राम चला रही है टू इंटरेक्ट विद सीनियर सिटीजन, कि सीनियर थैंक यू। सिटीजन से आपको कैसे इंटरेक्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात है, मैं अगस्त से मेंबर हूँ इनका, और एक भी विजिट नहीं की किसी बीट ऑफिसर ने आज तक। और मैंने इसकी कंप्लेंट भी डाली थी सीनियर से सिटीजन अ, सेल में, ईमेल डाली थी, लेकिन कोई विजिट ही नहीं करता, कोई परवाह ही नहीं है उनको। जी सर सर रहा वो वो आप आगे मतलब, आप लोकल एसएचओ को बोलिए एक बार। बोला है, सब कुछ कर दिया जी। कोई उनको मतलब लेना देना ही नहीं है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हूं मैं, मतलब मैं ये भाषा यूज कर रहा हूँ। चलिए, इसमें कोई एनजीओ हेल्प कर पाएगा? ये एल्डर जो हमारा ये ग्रुप है हाँ हरिनगर। जी, हाँ जी, जरूर हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें बताइए आपको क्या दिक्कत है, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। ठीक है जी, ठीक है। आपके ग्रुप की मैं एडमिन हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। डोंट वरी अंकल जी। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ जी। ओके, मैं मैंने आपका सभी बहुत सीनियर समय लिया। सिटीजन हाँ, मैं सभी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी पर्सनल क्वेरीज को, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, सभी सीनियर सिटीजन को ऑलरेडी पता भी है, हमारे ग्रुप में हमने सर्कुलेट किया है, 7065206000। इस नंबर को आप लोग अपने फोन में सेव कर लीजिए 24/7 केयर फाउंडेशन के नाम पे। और कोई भी आपके पर्सनल ग्रेवियंसेस है, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कीजिए। अभी क्योंकि मैम के पास काफी लिमिटेड टाइम है, काफी कम टाइम है, और सभी सीनियर सिटीजन की क्वेरी होती है, तो इस पीपीटी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ही आप पूछें। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो बताए गए नंबर पे आप कॉल करके और फिर बात करें। तो आई ठीक है। थिंक वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, मैं बिल्कुल उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। वीरेंद्र मेरी जी, क्वेरी ये है कि नमस्कार। हमारे बच्चे जो हैं वो है फॉरेन कंट्री में है और फॉरेन सिटीजन हैं, हाँ, तो क्या हम उनसे कवर्ड होते हैं उसमें? बिल्कुल। बच्चे तो आपके ही है ना सर वो, तो फिर कैसे यस। कवर नहीं होते हैं? वो कहीं भी ओके। रहते हो, है तो आपके बच्चे ना। कल को आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास एक 2 कमरे का मकान ही है, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो 2 कमरे के मकान के मालिक तो वही बनेंगे ना। तो थैंक आप यू उनसे मैडम। मेंटेनेंस मांग सकते हैं सर। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। ओके। ओके सो अनिल जी का भी सवाल है, मैं अनिल जी को अनम्यूट कर रही हूँ। अनिल कमर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये तो अश्विनी जी आ गए, अनिल जी नहीं आए। अनिल जी ने आई थिंक अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है। हाँ, वो देखिए नहीं रहे। अशोक जी का भी कोई सवाल है? अशोक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टेक चंद जी से पूछ लो, अपना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। टेकचंद गुप्ता जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, और भी कुछ सीनियर सिटीजन हैं। तिलक खुराना जी। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। मैं तो सभी सीनियर सिटीजन के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैडम ने मेरे को फोन किया कि आप जरूर ज्वाइन करना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सीनियर सिटीजन के राइट क्या है, हम क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये जो अश्विनी कपूर जी ने बातें की हैं, अश्विनी कपूर जी हमारे बैंकर रहे हैं, तो अश्विनी कपूर जी को मैं भी जानता हूँ। ये इनकी समस्या काफी पुरानी चल रही है, और मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से जो पूरा कोरोना टाइम निकला है, हम पूरे पिछले तो 11 महीने डेली सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे गुरबानी का कीर्तन करते हैं। मैंने अपना पासवर्ड भी डाला है, तो जिस किसी के पास भी टाइम हो और मन में उत्साह हो, क्योंकि सुनने के लिए भी टाइम भी चाहिए और मन में एक उत्साह भी चाहिए। अगर किसी के पास समय हो तो जरूर, मैं फिर दोबारा अपना पासवर्ड रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज 705-443-2585। सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे 1-1 घंटे का प्रोग्राम होता है गुरबानी कीर्तन पे। कोई भाई बंधु बहन हमारे बुजुर्ग अगर इसको सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिए। केवल गुरबानी पे विचार होता है, कीर्तन होता है, भजन कीर्तन होता है, और कुछ नहीं होता। मेरी आपसे सबके चरणों में प्रार्थना है कि जो भी कुछ समय निकाल सके, एवरी सैटरडे, हर शनिवार जो कल भी आएगा, तो आप जरूर अगर समय हो जरूर दर्शन देना। वाहिगुरु सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, इतनी बेनती परिवान करो। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सभी सीनियर सिटीजन से कि आप लोगों की अगर पीपीटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ही अभी आप पूछें, क्योंकि मैम के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। And तो Prerna, बाकी की चीजें Prerna, please, DSLS's number is na 1516 is a number which is a helpline number. It's a 24/7. Okay. So please share that number. Okay, ma'am, what is the number? Can you repeat once again? 1516 is a 24/7 helpline number. Okay, 1516. So, yeah, and there is a one app also that's called Vidik Seva app. Okay. So what we will do, हम अपने ग्रुप्स पे ये हेल्पलाइन नंबर और ये ऐप शेयर कर देंगे। तो जिन भी सीनियर सिटीजन्स को अगर कोई क्वेरी या जरूरत पड़े अगर डीएसएलएसए की, they can use the app and they can also call the DSLSA directly on this helpline number. तो हम अपने ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे। इसके अलावा रूपचंद धैया जी, और भी किन्हीं सीनियर सिटीजन का कुछ है? रूपचंद धैया जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, रूपचंद जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो, मैं रूल 2007 के बारे में पूछ रहा हूँ, मेंटेनेंस के बारे में जी। एक आदमी जिसकी उम्र 70-75 साल है जी, उसको मेंटेनेंस के लिए चक्कर लगाने के लिए एसडीएम ऑफिस बहुत दूर होता है। सर, उसको जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी को लाइक जैसे किसी एनजीओ को या किसी को ऑथराइज कर सकते हैं जिस पर भी वो भरोसा करते हैं। मुश्किल ये होती है उसमें के साथ चलने वाला कोई नहीं मिलता, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं मिलते, वो भी डरते हैं बच्चों से। सर मैं आपकी बात समझ, सर उसमें देखिए, उसमें 2 तरीके हैं। या तो किसी तरह से एसडीएम ऑफिस तक आपकी बात पहुंच जाए तो एसडीएम खुद भी सो मोटो ले सकते हैं, एसडीएम उसमें खुद भी सो मोटो ले सकते हैं। पर लेकिन नॉर्मल केस के अंदर होता ये है कि आप किसी एनजीओ को बोलिए, जैसे इनकी 24/7 है, इज वर्किंग फॉर सीनियर सिटीजन, तो ऐसे ही कोई एनजीओ हो जो कि आप उसको ऑथराइज कर दें, वो आपके बेसिस पर जाके वहां पे आपका रिप्रेजेंटेशन करे, वो कर सकते हैं सर। और बल्कि सीनियर सिटीजन आपकी तो अगर प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और आपके बच्चे वहां पर रह रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान कर रहे हैं, मतलब आपके घर में रहकर ही आपको परेशान कर रहे हैं, तो एसडीएम ऑफिस इज हैविंग पावर विदिन 30 days वो घर खाली करवा सकते हैं आपका। हेलो, पड़ोसी परेशान नहीं कर रहे हैं? पड़ोसी नहीं, बच्चों के खिलाफ। हाँ, बच्चों की बात कर रही हूँ सर। अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं आपके घर में रहकर ही, तो भी एसडीएम जो है 30 days के अंदर घर खाली करवाने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन कैसे बच्चों को घर खाली करके जाना पड़ेगा। साहब के पास पहुंचने के लिए किसको साथ लें? पुलिस मदद कर सकती है कुछ साथ जाने की, आने की? सर पुलिस भी कर सकती है, सर पुलिस भी कर सकती है और एनजीओ भी। हाँ, ये दिस इज द ट्रबल।
Sir, police can also help you. Police can also help you as well as the NGOs. सर NGO शायद ना कर पाए। नहीं सर, नहीं NGOs कर सकती हैं सर, NGOs कर सकती हैं। सर आपकी जो भी परेशानी है, मैं दोबारा से नंबर रिपीट कर देती हूँ। नंबर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7065। आई नो दी हेल्प नंबर। मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल नेचर, द कैटेगरी, द पीपल ऑफ माय कैटेगरी हु आर बिटवीन 80 and 90। हाँ जी, हाँ जी, ये उनके लिए है। हाँ, तो सर जैसा कि आप कह रहे थे कि आपके साथ कौन जाएगा, तो जो बीट ऑफिसर्स हैं उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं आपके साथ जाने के लिए। वो आपको लेकर आएंगे भी। हम सीनियर सिटीजन सेल में बात करेंगे। बीट वाइज नंबर बता दीजिएगा, ठीक है? अगर ये हो जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि उसको कोई भी ले जाने के लिए तैयार होगा। ठीक है, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। और किन्हीं सीनियर सिटीजन का कोई सवाल है? विभा ओरी जी ने क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया हुआ है। विभा ओरी जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। विभा जी, आई थिंक वो अपने आप को अनम्यूट करवा रही है, शायद वो म्यूटेड है। हाँ जी विभा जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं अकेली रहती हूँ और मेरी स्टेप 3 डॉटर्स है और हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो गए 2012 में। उन्होंने एक विल की है। विल में उन्होंने लिखा है कि जब तक ये जिंदा है पूरे की मालिक ये है प्रॉपर्टी की, उसके बाद ये ऐसे इतना इतना शेयर दे सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती। तो एक डॉटर मेरी एक्सपायर हो गई है, उसकी छोटी डॉटर मेरे पास रहती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना? मुझे हर तरह से मैम देखिए, आपकी पति ने जो विल करी है उसके हिसाब से आप जब तक जिंदा हैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके बाद ये प्रॉपर्टी उन तीनों बच्चियों पे चली जाती। अनफॉर्चुनेटली एक बच्ची की डेथ हो गई है। हाँ जी, उसकी डॉटर छोटी सी फर्स्ट डे से मैंने पाली है। हाँ, वो मेरे पास है। नहीं, तो जो उस वाली बेटी का जो हिस्सा था, जो तीसरा हिस्सा था, वो इस बेटी को अपने आप मिलेगा, क्योंकि ये उसकी लीगल हायर है। नहीं, उन्होंने हस्बैंड ने 30-30 उनका किया, 10 इसका किया, जबकि इसके पेरेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है, मासियां भी सब दुश्मन हुई हैं। एक मिनट बच्चे मेरे भी मेरे दुश्मन है। नहीं, आपकी देखिए, आपके पति ने आपके 3 स्टेप डॉटर हैं। हाँ जी। और भी बच्चे हैं? नहीं, मेरा कोई नहीं है। उन्हीं 4 डॉटर्स थी, एक एक्सपायर हो गई, 3 है। तो टोटल 3 थी ना, तो तीनों के मतलब 33% थी। टोटल 4 थी, तो मतलब टोटल 4 थी। आप ये कहना चाह रहे हो कि 25% सबको दिया उन्होंने? 30-30 उनको तीनों को, और 10% ये जो छोटी बच्ची है। और इसका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके लिए, मतलब। और देखिए, क्योंकि अब वो आपके पति की बिल थी, वो अपनी पति आपकी बिल करके गए हैं, तो आप उसमें तो कुछ नहीं कर सकती। पर आपने अगर कुछ जोड़ा है जो आपका जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका ज्वेलरी है, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस है, जो भी है जो आपका है, वो आप उस बच्ची को दे सकती हैं। तो उसके लिए कोई आप एक बिल कर दीजिए। अच्छा, क्या आप एक बिल आप कुछ मत कीजिए, आप एक सिंपल बिल कर दीजिए। प्रेरणा बिल का हेल्प कर देना, सिंपल बिल करना। मैं सो एंड सो विभा औरी, पत्नी सो एंड सो, उम्र मेरी ये है, यहाँ मैं रहती हूँ, अपने पूरे होशो हवास में मैं एक वसीयत करना चाहती हूँ। मेरी 4 सौतेली बेटियां थी, उनमें से जो एक बेटी जिसकी की मौत हो गई है, उनके पति का भी जो भी नाम हो ना, पत्नी सो एंड सो जरूर लिख दीजिएगा। कि बेटी जो कि शुरू से मेरे पास रहती है, उसका ये नाम है, ये उम्र है। मैं अपनी जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति आज की तारीख में, आप उसमें अपने चाहे तो विवरण लिख दीजिए कि मेरे पास फलाना फ्लैट है, मेरे पास 1 लाख रुपए बैंक में है, मेरी 4 FD है, मेरे पास 2 तोला सोना, जो भी आपकी है, तो सब जो है मेरे बाद इस बच्ची का होगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक होगा, किसी का हक नहीं होगा। और उसमें आप किसी 2 गवाहों के साइन करवा लीजिए। हाँ जी, मैंने बिल बनवाई थी। नहीं, जो 2 गवाहों के आप साइन करवाएंगे, उनके आधार कार्ड
या की जो डिटेल है वो उसमें जरूर डलवा दीजिएगा, या वोटर कार्ड की डिटेल जरूर डलवा दीजिएगा। ठीक है, मैंने बात की थी उनसे जिनसे बिल बनवाने के लिए, मैंने बिल बनी पड़ी है मेरी। वो कहते हैं कि आपके वो बच्चे क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, कैसे क्लेम कर सकते हैं? अगर वो सिर्फ आपकी है तो, जो आपके पति की है उस पर तो वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पति ने तो बिल बना दी। उन्होंने बिल में खाली प्रॉपर्टी का, ये जो मकान जिसमें मैं रह रही हूँ वही लिखा हुआ है, उसके अलावा तो उन्होंने पैसा वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ तो फिर वो तो आप समझे नहीं, जो चीज आपकी है मैडम वो आप किसी और को, आप किसी को भी दें, आप सड़क चलते भिखारी को दे दीजिए। आपके पति ने, मान लीजिए आपका एक 200 गज का मकान था, आपके पति ने कह दिया जी मेरे 200 गज के मकान का जो है 30, मान लो कल को ये बिका 1 करोड़ रुपए का, ऐसे मानते हैं, 30 लाख रुपए एक बच्ची को दे दिए, 30 दूसरी को दे दिए, 30 तीसरी को दे दिए, और जो चौथी बच्ची जो मर गई है उसकी बेटी को 10 लाख रुपए दिए। ठीक है, वो तो मकान का बंटवारा हो गया ना। लेकिन मान लीजिए इतने सालों में आपके पति के मरने के बाद आपने, मान लो आपको कहीं अपने मायके से कहीं से कोई पैसे मिले, वो पैसे आपने जोड़े, या आप अगर कोई काम करती थी उससे आपने कोई पैसे जोड़े, आपको कहीं से कोई होली राखी दिवाली पे कुछ पैसा मिला, आपने वो जोड़ा, तो आपका पैसा है, तो आप किसी को भी दे सकती हैं, उस पर आपकी बच्चियां क्लेम नहीं कर सकती। और अगर आप नहीं, आप विल बना दीजिए, विल को रजिस्टर्ड करवा दीजिए। रजिस्टर वो कहते थे कि कर सकते हैं, इसलिए मुझे टेंशन हुई है। नहीं, देखिए आप समझेंगे, रजिस्टर्ड विल को देखिए, वो आके कोर्ट में हल्ला तो मचा सकते हैं कि ये हमारी ये बच्ची वहां रहती थी, इसने धोखे से करवा लिया, ये कर लिया, लेकिन कोर्ट को भी एक बात समझ में आती है, कोर्ट को भी ये बात समझ में आती है कि इस बच्ची को 10% मिला, बाकी सबको इतना मिला, तो फिर बच्ची भी तो कह सकती है कि मेरी मौसियों को 30% क्यों मिला, मेरे को 10 क्यों मिला। हाँ जी, है ना। कितनी इस बच्ची की उम्र कितनी है? ये 11 साल की हुई है, फर्स्ट डे से मेरे पास है। हाँ, मेरी बेटी ये 11 साल की है, तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी, आपको इसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो आप अपने मायके में, आप जिस पर भी आप भरोसा करती हैं, आप उसको इसका गार्जियन बना सकती हैं। ठीक है, कि आपके ना रहने पर जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि 18 साल से पहले इसको कुछ मिलेगा नहीं, ये अपना बैंक नहीं देख सकती, कुछ नहीं देख सकती, तो तब तक वो आपके भाई या आपकी भाभी या जो भी हो, इनको भी आप बनाए, वो इसका देखभाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कोई नहीं है, तो आप सरकार को भी बना सकती हैं, मतलब एसडीएम ऑफिस भी ये देखभाल कर सकता है। मैं यही चाहती हूँ मैडम, मेरे क्योंकि मुझे किसी पे फेथ नहीं, कोई नहीं काम कर रहा। मैंने बैंक में भी इसका अकाउंट वगैरह खोला, आपकी एनजीओ इनको थोड़ा हेल्प करे। विभा जी, मैं प्रेरणा को बोलूंगी, प्रेरणा क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इनकी एक बिल बनानी है। बिल में जो इनकी ग्रैंड डॉटर है, जिनकी की मदर अब नहीं है क्योंकि वो माइनर है, उनके लिए एक लीगल मतलब एक गार्जियन का होना जरूरी है। अगर ये है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें कुछ हो जाता है तो वो माइनर बच्ची अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर पाएगी, उसके पास होंगे कोई भी, तो उस सूरत में या तो कोई लीगल हायर, कोई उनका गार्जियन होना चाहिए, लीगल गार्जियन। और अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव जैसे ये कह रही है कि मैं नहीं बनाना चाहती या मैं नहीं ट्रस्ट करती किसी पर, नहीं कोई टाइम नहीं देता मैडम, बैंक वगैरह को कुछ काम होता है कह देती है, तो वो सब अपने घरों में बिजी है, कोई नहीं आता आगे। मैं वही तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बच्ची के लिए बहुत डर रहा है। मैं विभा जी, मैंने प्रेरणा को बोला है, प्रेरणा आपको मदद करेगी। आप रहती कहाँ है विभा जी? मैं पुष्पांजलि। आपकी कोर्ट प्रीतमपुरा। आपकी कोर्ट पड़ेगी रोहिणी, आपकी रोहिणी कोर्ट पड़ेगी। अच्छा जी, तो आप वहां से भी मदद ले सकती हैं, रोहिणी कोर्ट है। आप वहां से भी मदद ले सकती हैं, या फिर आप प्रेरणा से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। थोड़ा कोरोना काल खत्म हो जाए तो आप आके मुझसे मिल भी सकती हैं। अभी रुक जाइए क्योंकि कोरोना टाइम है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि आप भी घर से बाहर निकले। ठीक है, आप प्रेरणा से मेरा नंबर ले सकती है, अदरवाइज प्रेरणा आपको हेल्प कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, आप हमारा नंबर जो है वो जरूर नोट डाउन कर लें और हमसे ओवर कॉल आप बात कर लें। और इसी के साथ टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मिस सीमा जोशी मैम का। थैंक यू मैम, टेबल टाइम निकाला हमारे लिए और ये सेशन कंडक्ट किया, और थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और साथ में सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास नंबर रिपीट करने के लिए, इसलिए मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ। 7065206000 7065206000 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 24/7 केयर फाउंडेशन का, आप लोग सेव कर लीजिए। और साथ में हमने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि कोविड सिचुएशन में जिन भी सीनियर सिटीजन को अगर किसी ग्रोसरी आइटम, किसी मेडिसिन, इन चीजों की कोई एसेंशियल आपके आइटम्स होते हैं उसकी अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग कहीं बाहर ना जाएं, घर पे ही रहें। ऑनलाइन आप चीजें मंगवा सकते हैं घर पे ही। और ऑनलाइन मंगवाने के लिए जिस ऐप की जरूरत होती है, कैसे मंगा सकते हैं, ये सारी चीजों में असिस्ट करने के लिए 24/7 केयर फाउंडेशन आपके साथ है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी ऐसे बेसिक नीड के सामान की, तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद सभी। प्रेरणा, शेयर विदिक सेवा ऐप जो है जिसको कि ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, विदिक सेवा ऐप, दैट आल्सो हेल्प्स यू लाइक इन केस ऑफ एनीबॉडी नीड्स सम फूड, शेल्टर काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो अपने रिक्वेस्ट वहां डाल सकते हैं, तो उसको भी हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। मैम आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें जो भी आपका पर्टिकुलरली नाम है। if I'm just writing on chat, please note down. It is this is Vidik Seva. I think, sorry, I have written wrong. Sorry. I'm writing again. It's a typing error. विदिक सेवा, वो मैंने गलती से जे आ गया था, नाउ विदिक सेवा। तो विदिक सेवा इज ऐप, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल और एप्स, जो एप्पल आईफोन स्टोर जो भी है। ये दिस इज समथिंग लाइक दिस। आई जस्ट शो यू इफ यू कैन सी हियर। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल टू यू। इज विजिबल? वो उल्टा हो जाएगा, सॉरी, वो उल्टा हो जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर इट विद यू, अदरवाइज मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। हाँ जी, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, हम उसको ग्रुप में डलवा देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।